नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में बात शिक्षा की गुणवत्ता की। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्कूल चले हम, लेकिन पढ़ने के लिए देश में सरकारें लगातार जो प्रयास कर रही हैं वो कितने सार्थक हुए हैं और आने वाले समय में कितने होंगे, ये एक सवाल है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ भारत 7वें नंबर पर है, जबकि दुनिया में 30वें नंबर पर। आज नई शिक्षा प्रणाली से आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने भी शिक्षा को एक नई दिशा दी है। बावजूद इसके राष्ट्रीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा के 45% बच्चे 1 से 100 तक गिनती भी नहीं जानते हैं और छठवीं कक्षा के 53% बच्चे 10 तक पहाड़े भी नहीं जानते। यह सर्वेक्षण 21 लाख से अधिक छात्रों पर किया गया था, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों को शामिल किया गया था, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा में स्कूल चले हम जैसे अभियान और सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के बावजूद आखिर हालात ऐसे क्यों हैं? आज उस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, स्कूल चले हम जैसे कई अभियान और कई योजनाएं, लेकिन कैसे? इंडिया पढ़ तो रहा है, लेकिन शिक्षा में उतना आगे नहीं बढ़ा। आज ये सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर एक रिपोर्ट जारी होने के बाद सामने आया, जो हैरान करने वाली है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दिसंबर में देश भर के 21,15,022 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था। सर्वे में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के 74,229 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मैथ्स में पीछे हो रहे हैं। तीसरी कक्षा के केवल 55% बच्चों को ही बढ़ते और घटते क्रम से 1 से 99 तक गिनती लिखनी आती है। वहीं क्लास 6 में पढ़ने वाले केवल 53% बच्चों को ही टेबल आता है। इस रिपोर्ट में पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों की स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण परख की रिपोर्ट, जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता था, छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करने और शैक्षिक नीतियों को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ये सर्वेक्षण 2024 में 782 जिलों के 88,000 स्कूलों में आयोजित किया गया था, जिसमें कक्षा 3, 6 और 9 के लगभग 23 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया गया था। आज नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, जिसमें छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र विकास और कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस नीति में व्यावसायिक शिक्षा, बहुभाषावाद और तकनीक समेत शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा पद्धति आधुनिक युग की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन पुरानी शिक्षा पद्धति से नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सीखने की प्रेरणा ली जा सकती है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए समय समय पर एक अच्छे बजट का प्रावधान भी किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 78,572 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया है। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश किया, शिक्षा क्षेत्र की उच्च उम्मीदों को पूरा किया। 2025-26 के लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 1,28,650 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के बजट से 6.22% की वृद्धि दर्शाता है। शिक्षा किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार होती है। अमेरिका, चीन और भारत तीनों ही अपने शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश करते हैं, लेकिन उनके बजट आवंटन में काफी अंतर है। यह अंतर कुल बजट और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 5.8% से 6.2% शिक्षा पर खर्च करता है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। चीन अपनी जीडीपी का 4% से 4.3% शिक्षा क्षेत्र में निवेश करता है, जो अमेरिका से कम लेकिन भारत से अधिक है। भारत अपनी जीडीपी का 2.9% से 3.2% शिक्षा पर खर्च करता है, जो अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है।
आंकड़े बताते हैं कि हमारे प्रयास और नीति तो अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी विकास और नीति निर्माताओं की सिफारिश से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका और चीन तेजी से शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, जिससे वे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में युवा आबादी सबसे अधिक है, लेकिन शिक्षा का बजट जीडीपी का मात्र 3.2% है, जो अपर्याप्त है। उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के लिए अधिक निवेश आवश्यक है, ताकि भारत स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ ने सिफारिश की है कि भारत को शिक्षा बजट को कम से कम 6% तक बढ़ाना चाहिए, ताकि हम भी अपनी रैंकिंग को ऊपर लाने में और शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा करने में सफल हो पाएं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बदहाल है। जो नौनिहाल है उनका उद्धार कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है एजुकेशन, शिक्षा, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये तो भारत की बात हो गई। आप एक चीज़ और देखिए, स्कूल चले हम, एजुकेशन को लेके इतनी योजनाएं हैं, इतनी स्कॉलरशिप्स है, इतनी सुविधाएं हैं, इतना बढ़ाने की बात होती है। हर तरीके से प्रयास किए गए हैं, लगातार किए जा रहे हैं। बावजूद इसके जब हम छोटी क्लासेस से अभी तक का एक स्कोर निकाल के देखें, और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरी एक रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय सर्वेक्षण की, जो खुद सरकार की तरफ से जारी की गई है, जो ये दिखाती है कि वाकई जो रिजल्ट्स हैं, वाकई जो एक ज्ञान है बच्चों का, वो किस तरीके का है, कैसे बढ़ेंगे। यदि यही हालात रहे तो हम बढ़ेंगे कैसे, ये चौंकाने वाले हैं। और इसका कोई समाधान है, और यदि है तो वो क्या है? क्योंकि प्रयास तो बहुत अच्छे दिखते हैं, हर सुविधाओं से हम बिल्कुल परिपूर्ण दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं, ये सवाल खड़ा करती हैं कि ये किस तरीके से ग्रोथ होगी, कैसे शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा होगा, और कैसे इसकी गुणवत्ता जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी। रही बात रैंकिंग की, तो हम तब पहुंचेंगे जब हम छोटी छोटी चीज़ों को तो पहले ठीक कर लें, तब जाके हम कंपैरिजन कहीं और करें। बजट भी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम पीछे क्यों, हम कमज़ोर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीप्ति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि प्राचार्य हैं शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की। दीप्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व कुलपति हैं विक्रम विश्वविद्यालय के अखिलेश कुमार पांडे। अखिलेश जी का भी बहुत स्वागत है, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हिंदी प्रोफेसर भूपेंद्र सुलेरे हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज़ के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी संदीप जी और अखिलेश जी नहीं हैं। मैं चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी फिर सबसे पहले आपसे करूंगी। मेरी आवाज़ पहुँच रही है जी? हाँ भूपेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है शिक्षा की गुणवत्ता पर बात करने बैठे हैं, और शिक्षा की मैं तो कहती हूँ गुणवत्ता भी साइड में, हम एजुकेशन पे ही अभी बात कर लें। जो एक रिपोर्ट सामने आई है, सरकारी स्कूलों को लीजिए, प्राइवेट स्कूलों को लीजिए, एक अनुमान जो निकाला गया है पहली कक्षा का लेके 6 क्लास तक का लेके, तमाम चीज़ें, जो एक बेस होता है, हम कहते हैं ना कि बेस आपका यदि स्ट्रांग है तो आप आने वाली चीज़ों को आगे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आपका बेस ही अच्छा नहीं है, आपको उसी का ज्ञान नहीं है, तो फिर हम कहाँ आगे बढ़ने की बात करते हैं? ये सब तो बहुत पीछे की बात है। हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम स्कूल चलते हैं, हम इतना सब कुछ तो पहले से कर रहे हैं, ये प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन आज भी जो आंकड़े आए हैं वो बहुत हैरानी वाले हैं। क्या मुख्य वजह मानते हैं? देखिए, सबको पहले आज गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आज ये गर्वित विषय रखा जा रहा है, और इसमें एक चिंतन सारे लोगों का होना चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, और चाहे भारतीय रूप में जो भारतीयता है उसको ये शिक्षा किसी भी विकास के मापदंड का आधार होता है। अब शिक्षा के मापदंड अलग हो सकते हैं कि वो स्कूली शिक्षा हो, हायर एजुकेशन शिक्षा हो, और शोध परक शिक्षा हो, उसके आधार जब हम पढ़ते थे, और आज भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, और क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आती है, नए नए नवाचार आते हैं, नए नए प्रयोग आते हैं, उनके अनुसार शिक्षक को भी अपडेट होना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पढ़ने की आदत किस तरह से है। देखिए, सारे मापदंड जो सरकार करती है, अपने प्रयास करती है, सामाजिक संगठन अपने प्रयास करते हैं,
माता पिता सब अपने प्रयास करते हैं और तो जो समाज के और लोग हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, लेकिन जब लास्ट में परिणाम देखा जाता है, जिस तरह से एक विद्यार्थी अगर एक शिक्षा में कक्षा में प्रवेश लेता है तो उसके जो साल भर की जो गतिविधियां होती हैं उसके परिणाम के तहत जब परिणाम घोषित होता है उस तरह से इसको आकलन किया जाता है। मुख्य विषय जो आप आज जो रखे गए हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शासकीय योजनाओं पर जितना पैसा है, चाहे वो आप देखें एक जो बीपीएल योजना के तहत जिन बच्चों को जो आरटीआई के तहत प्रवेश करने की जो एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, वो बहुत सराहनीय काम है, वो चाहे स्कूल से लेकर हो चाहे हायर एजुकेशन के, लेकिन उस सिस्टम पे भी कई प्रश्न उठते हैं, क्योंकि समाज का जो मूल रूप से पिछड़ा वर्ग है, जो चाहे वो किसी भी आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से, जब वो मुख्य धारा में नहीं आएगा तो समग्र विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके तहत सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया 25% का, लेकिन उस सिस्टम पे भी है और महत्वपूर्ण ये है कि हम जिस शिक्षा को चाहते हैं उस शिक्षा में मौलिक जो चीजों की गिरावट आ रही है वो चीज है। आज आईटी का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज शिक्षक की अपेक्षा, किताबों की पढ़ने की अपेक्षा लोग गूगल पे ज्यादा विश्वास करते हैं, गूगल विश्वविद्यालय पे ज्यादा अपना आक्षेप रखते हैं और उस पर आधार रखते हैं। ये भी हमको एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि शिक्षण जब तक मस्तिष्क का पोषण विचार है और विचार हमेशा पुस्तकों से मिलता है या हमें सुनने से मिलता है और वो हम निश्चित रूप से हम पिछड़ रहे हैं उसके रूप में। इसमें हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की अपेक्षा, क्योंकि हम भी एक अभिभावक हैं और अभिभावक के रूप में और हम भी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और हम परिवेश में जो समाज के रूप में देख रहे हैं वो चीज हमको देखना है। आज जो संबंध है, चाहे वो पारिवारिक रूप से पिता और चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे शिक्षक और के रूप में हो, तो शिक्षाओं में सारे रूप में गिरावट आई है, क्योंकि हम मौलिक रूप से एक चिंतन के रूप में, तो जिसके कारण एक शिक्षण सिस्टम में भी प्रभाव आया है। हम इन सारे बिंदुओं पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम चाहे भले इस चीज की बात कर लें कि आज ये शिक्षा के जो सर्वेक्षण आए हैं वो निश्चित रूप से निराशावान है, लेकिन सरकार जब से 2014 के बाद जब से इंडिया गवर्नमेंट आई है, जब से एनडीए गवर्नमेंट, और जिस तरह से उन्होंने जो बजट का आवंटन किया है वो निश्चित रूप से बढ़ाया है, और नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है वो 26 साल के बाद एक निश्चित, लेकिन किसी भी चीज के परिणाम तत्काल नहीं आते। महत्वपूर्ण विषय ये है एक शिक्षा नीति के मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा को शिक्षा के पढ़ने का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ये एक बहुत बात महत्वपूर्ण चीज है। आज देश के लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं देश की आजादी के बाद। आप देखिए देश की आजादी 1947 में हुआ था और उस समय मूल भाषाएं कितनी थी और बेसिक आज भाषाएं कितनी बची हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम राजनीति बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जिस चीज को आज जब हम बड़े हुए हैं और जब बड़े होने के बाद हम जब जिम्मेदारी पे आए हैं और शिक्षण के कार्य पे जब हम व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए हैं, तो उन चीजों में बहुत सी चीजें हम लोग मूल रूप से दूर हुए हैं। आधुनिकता सिर्फ इस परिवेश में नहीं है कि हमने डिग्री ले ली और हमने आज हमने एक अपना एम्पायर तैयार कर लिया, हमने बैंक के अकाउंट खोल लिया, हम एक अच्छी सोसाइटी में आ गए, हम गाड़ी वाले हो गए, हम जिस तरह भौतिक सुविधाओं में। लेकिन अगर आप पुरानी कल्पनाओं में देखें, आप पुराने अधिकारियों से मिले, पुराने सर्विस आईएएस हो चाहे नेता हो, उनकी शिक्षा के गुरु अगर देखें तो वो अभाव में पढ़े, लेकिन उनके नैतिक मूल बहुत ज्यादा हैं और उनके प्रति संवेदनशीलता है समाज के प्रति। लेकिन नई पीढ़ी इस तरह से अपने समाज के प्रति असंवेदन हो रही है, उसके परिणाम के तहत इस तरह से बातें आ रहे हैं। हम क्योंकि शिक्षा हमेशा मूल आधार है और शिक्षा पे हमेशा राजनीति नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा हम देखें, जिस तरह से हम देखें, चाहे राजनेता हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे हमारे और भी मजदूर हो, चाहे हमारे और कृषक भाई हो, चाहे हमारे शिक्षण भाई हो, तो उन सब ने शिक्षा ली है, लेकिन उनके जीवन में एक मौलिकता निश्चित रूप से थी और उसके मापदंड से हम इतने चीजें प्राप्त कर सके। ये लेकिन आज जो संबंध आप सबसे महत्वपूर्ण जैसे ये परिणाम परीक्षा के आते हैं, युवा लोग सुसाइडल केस करेंगे। आज जो समाज का ताना है वो कमजोर हो रहा है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है? डिप्रेशन बाउंड में जा रही है। आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्षमता नहीं है, क्षमता अद्भुत है, लेकिन उस क्षमता में बैलेंस का संतुलन नहीं है। जो संतुलन होना चाहिए वो नहीं है। ये हमारे एक परिवेश जो हमारी
परंपरा थी वो सामाजिक ताना माना कमजोर हो रहा है। ठीक है भूपेंद्र जी, रोकूंगी मैं सर मैं रोकूंगी, वापस तो आऊंगी। ठीक है ठीक है, मैं वापस आऊंगी। सभी लोगों की एक बार प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी, उसके बाद वापस आती हूँ। अखिलेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्ते। अखिलेश जी, शिक्षा पर बात हो रही है। मुझे लगता है ये दिन भी बहुत अच्छा है, जैसे कि शुरुआत ही हुई थी गुरु पूर्णिमा, गुरु की बात होती है, हम तो सीखते वहाँ से हैं। और एजुकेशन तो ऐसी है कि बिना शिक्षा के तो आप कहीं भी चले जाइए, बिना शिक्षा के तो आप नहीं बढ़ सकते। और जिस शिक्षा को बढ़ाने की बात, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, वर्षों से किए जा रहे हैं, आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों और इसके पीछे कौन जिम्मेदार? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत अच्छा, मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है और बहुत अच्छा लगा कि आज इस पर बहुत सीरियसली हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा भी किसी देश का विशेष रूप से संस्कृति होती है। और शिक्षा का माध्यम ही एक ऐसा होता है कि जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को आगे ले जाते हैं, तो डेफिनेटली आज थोड़ा चिंता का विषय है कि जो रिपोर्ट एक छपी है, लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज यह है कि जैसे बहुत सारे अमेरिका, चाइना से हम कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष की शिक्षा कई चीजों में बहुत आगे है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि आप देखिए, अमेरिका हम बोल रहे हैं कि बहुत आगे, बहुत अच्छी शिक्षा, लेकिन वहां पे देखिए बच्चों में क्लास 3, क्लास 2 के बच्चे गोली चला रहे हैं। मतलब क्लासेस में बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक तरफ ठीक है, मतलब वो, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनका बहुत बड़ा जो नैतिक, जो एक मूल्य आधारित शिक्षा, वो बहुत, भारतवर्ष ही एक ऐसी देश रहा है जहां सनातन से लेके गुरुकुल प्रणाली थी, तो वहां से लेकर के और हमारी एक सांस्कृतिक शिक्षा थी। दूसरा, एक बहुत बड़ा सामाजिक जो परिवर्तन आया है, आप सब लोग ये महसूस करते होंगे कि परिवार में जो विखंडन हो रहा है, मतलब एकल परिवार की जो कंसेप्ट आया है सोसाइटी में, एकल परिवार से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में प्रभाव पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो पहले परिवार में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, खास तौर से बुजुर्ग रहते थे, तो जो बच्चे होते थे, माँ बाप यदि उनको नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो घर में जो बुजुर्ग होते थे वो उसको पढ़ाते रहते थे, उनको बहुत तरीके से, जैसे नैतिक शिक्षा है, बहुत सारी चीजें वो देते रहते थे, जिसके कारण कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते थे। दूसरा, जैसे माँ बाप जो है सर्विस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। अभी जो हमारी संस्कृति डेवलप हुई है कुछ सालों से, उपभोक्तावादी है। मतलब उपयोगितावादी नहीं, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति डेवलप हो रही है। अब हम आपाधापी की जिंदगी में केवल एक कमाना कमाना कमाना, इसके कारण हम बहुत पेरेंट्स जो है अपने शिक्षकों को, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या है भी। दूसरा, दूसरे कंट्री से यदि हम कंपेयर करें, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से गुणवत्तापूर्ण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देना, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर, हायर एजुकेशन, एक बहुत बड़ी सरकारों के लिए भी चुनौती है। सरकारें कर रही हैं, ऐसा नहीं कि सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी बढ़ती जनसंख्या, यदि हम अमेरिका कंपेयर करें, जापान से कंपेयर करें, तो हमारी जनसंख्या और खास तौर से एक सबसे बड़ी जो है इकोनॉमिक जो कंडीशन है, डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन की भी बहुत है। हमारी कंट्री में इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी भी है, ट्रॉपिकल कंट्री है। अमेरिका में तो एक बहुत सारे प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके कारण भी शिक्षा प्रभावित होती है। ये बहुत बड़ा एक कारण है जिससे हम। दूसरा, मैं टीचर हूँ, मैं कुलपति तो बाद में रहा, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक व्हाट्सएप मेरे को किसी ने भेजा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि शिक्षकों के हाथ में छड़ी पकड़ा दीजिए तो ऑटोमेटिक शिक्षा सुधर जाएगी। आज सबसे बड़ी जो हम लोग महसूस करते हैं एज ए शिक्षक, अब विद्यार्थियों पे जो सामाजिक संगठन है, बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बन गए हैं जहाँ की शिक्षक मतलब बच्चों पे बहुत एक तरीके से डरा हुआ शिक्षक रहता है, डर के जो है पढ़ाई करवाता है, जरा सा डांट नहीं सकता। कुछ हम लोग भी पढ़ते थे जब, तो पेरेंट्स कभी भी शिक्षकों के प्रति
इस तरीके से जो आज के पेरेंट्स हैं, जरा सा बच्चे को डांट दिया तो शिक्षक आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं। दूसरा जो है सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं इसमें, जो कि एक तरीके से अननेसेसरी शिक्षकों को प्रभावित करते हैं, उनके कामकाज को प्रभावित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चों को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं अनुशासन उनमें क्रिएट करना पड़ता है। यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो बच्चे जो है उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, और अनुशासन को करने के लिए कभी उनको डांटना भी पड़ता है। हम लोग को भी डांटा जाता हो सकता है, हर समाज में हर वर्ग में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है। हो सकता है कोई ऐसा शिक्षक हो, कोई ऐसे स्कूल हो जहां कभी किसी विद्यार्थी के साथ कुछ हो गया हो, या कभी भी इस तरीके की घटनाएं घट गई हो, लेकिन उसको उदाहरण के तौर पे उसको जनरलाइज कर दिया गया है। इस कारण से शिक्षक भी अब एक तरीके से उनके भी लिमिट के कारण इसमें दिक्कत है। दूसरा एक और जो है, कई स्कूल खुल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि पीएम राइस स्कूल, या हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो हर जिले में एक गवर्नमेंट स्कूल होता था जो एक्सीलेंस के तौर पे काम करता था। धीरे धीरे ये कोशिश होना चाहिए कि बहुत सारे जैसे पीएम एक्सीलेंस स्कूल आ रहे हैं, जहां बजाय कि नंबर ऑफ स्कूल, जैसे आप देखिए कॉलेजेस खुल रहे हैं बहुत सारे, 20 किलोमीटर के अंदर 10 कॉलेज हो गए। तो सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप होगा। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो बुनियादी सुविधाएं स्कूल की हैं, ये थोड़ा सा सुधारना चाहिए। और एक और चीज आ रही है, स्कूल के जो टीचर हैं, अभी मैं एक स्टेट में गया था नैक की टीम में, मैंने देखा कि वहाँ जो प्राइमरी के शिक्षक हैं, उनसे ऐसा कौन सा काम सरकार नहीं ले रही है, जो कि जैसे बीएलओ होते हैं, उनको जो है इवन बहुत छोटे छोटे से कामों में जो प्राइमरी के टीचर हैं उनको लगा दिया जाता है। मेरा आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध भी है कि सरकारों को कम से कम प्राइमरी के शिक्षकों को बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रखना चाहिए, वो सीधे बच्चों पे कंसंट्रेट कर सकें। ठीक है अखिलेश जी, सारी बातें मुझे लगता है आपने जिस तरीके से रखी बिल्कुल ठीक बात है, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अमेरिका और चाइना का आप जिक्र कर रहे थे, जापान का जिक्र कर रहे थे, ये कंपैरिजन हमने जीडीपी के अकॉर्डिंग किया। आज यदि हमारी डिमांड होती है और लंबे समय से हो रही है कि 6% जाना चाहिए यदि शिक्षा के बजट में, तो वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? यदि हम उसे कर सकते हैं, हम उसमें कितना इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने 2.9 या 3%, 3.2 से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि अभी हम जितना कर रहे हैं या जितनी हमारी योजनाएं हैं या सरकार जितना काम कर रही है, इसका यदि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी एक एक बच्चे पर और शिक्षा पर हो जाए सर, हम बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन कहीं तो कोई कमी है, तभी हम यहाँ पर अटके हैं, तभी ये कमजोरी है हमारी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और ये आंकड़े भी सरकार की तरफ से, ऐसा तो नहीं कि हम आप बैठे और हम कोई खामियां निकालने बैठे। तो मुझे लगता है इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उसको राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए। हाँ, मैं सिर्फ एक कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए शिक्षा की जिम्मेदारी जितनी सरकार की उतनी समाज की है। आज हमारा समाज जो है, जिनके बच्चे जैसे मध्यम वर्ग और जो नीचे के वर्ग हैं, उन्हीं के बच्चे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल और ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाकी तो सब बाहर और दूसरी जगह पढ़ रहे हैं। लेकिन हम ही लोग जो है हर चीज को फ्री चाहते हैं। ये जीडीपी बढ़ेगा, सरकारों के सामने दूसरी स्कीम्स को लागू करने की बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन यदि समाज ये डिसाइड कर लेगा, समाज जो है ना, हर चीज को फ्री चाहता है, तो एक तरफ जो हमारा इनकम है, जीडीपी है, इनकम है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती, दूसरी जगह जो चीजों में खर्च नहीं हो पाता। तो समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है, हमारे ये खर्च हमको फ्री में नहीं चाहिए, हमको फ्री ये लगातार ये सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है। उसके कारण कहीं ना कहीं बजट और शिक्षा एक ऐसे सॉफ्ट टारगेट रहता है कि जहाँ मतलब सबसे ज्यादा कटौती हो जाती है और सबसे चीजें होती हैं। हालांकि अभी जीडीपी बढ़ रहा है, रिसर्च में हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी आज एक रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा, QAS की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी की है। 2014 के पहले मतलब जो रिपोर्ट थी, उसमें हमारे कंट्री में केवल 5 ऐसे संस्थान थे जो भागीदार बने थे। अभी ये रिपोर्ट
जो 25 की आई है, जिसमें 106 देशों में भारतवर्ष का नंबर 54 है। बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे वो जापान और इससे जर्मनी में 48 है और जापान 47 पे है। ठीक तो है। बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ये जो फ्री का सिस्टम दूर करके थोड़ा हम यदि आगे बढ़ते हैं कई चीजों में, तो मुझे लगता है कि इसमें जीडीपी ठीक भी है बढ़ जाएगा। अखिलेश जी, चलिए वापस आऊंगी। दीप्ति जी, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पर जोर तो है, प्रयास बहुत हैं हर तरीके से। बजट को भी ठीक है, हम कह सकते हैं कम है, लेकिन लगातार ऐसा तो नहीं है कि बजट में इजाफा नहीं हुआ, हमेशा बढ़ाया गया है, सोच के सारी चीज़ें की गई हैं। और इससे भी ज़्यादा लगातार जो प्रचार प्रसार है अनेकों माध्यम से, चाहे योजनाएं हो, अभियान हो, हर तरह से कहते हैं ना कि डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा कर दें। स्कूलों में मिड डे मील की बात कर लीजिए, पढ़ाने की बात कर लीजिए, टीचर्स की कर लीजिए, फिर भी हम कमज़ोर हैं। हम मतलब पूरा सिस्टम हमें, हम देखिए आप शिक्षा का, एजुकेशन का, ये आंकड़े बताते हैं। हमें इस पर एक समझना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्या एक पॉइंट इसका, या क्या एक वजह निकालने की यदि कोशिश करें कि हम क्यों कमज़ोर हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो क्या मानती हैं? मैं प्राचार्य तो हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक समाजशास्त्री भी हूँ। तो मैं शिक्षा को संस्कृति के उस भाग से देखती हूँ जिसमें कि समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंट है शिक्षा। सोशियोलॉजिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। लेकिन इसके साथ ये काम पहले हुआ करते थे परिवारों में। अब धीरे धीरे आधुनिकता के साथ, एकाकी परिवार बढ़ने के साथ पूरा जोर जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर आ गया है। जैसा कि पांडे जी ने भी ये बात बोली और मेरे एक और सहवक्ता ने भी ये बात बोली कि पहले परिवार के माध्यम से भी काफ़ी कुछ सीखा जाता था, जिससे कि बच्चे काफ़ी चीज़ें सीख के आते थे। आज ये है कि सब कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में ही उनको सीखना है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस जनसंख्या को अगर हम देखें तो उस हिसाब से पहली चीज़ तो मैं यहाँ एक शोधकर्ता के तौर पे यही कहना चाहूँगी, कितने में से 21 लाख बच्चों का हमने सर्वेक्षण किया, तो सैंपल साइज़ क्या है, क्या हमें आंकड़ों पे पूरे तरीके से रिलाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये चिंताजनक है कि 21 लाख बच्चे अगर पहाड़ा भी नहीं जानते हैं, गिनती भी नहीं जानते हैं और इतने प्रयास हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें ज़्यादा होना चाहिए, शिक्षकों की ट्रेनिंग भी होना चाहिए। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई मेडिसिन नहीं है जिसको हम तुरंत रातों रात पिला देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो वो भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक साधन है, उस साधन का उपयोग करके शिक्षक बहुत मनोयोग से जब शिक्षा देने का काम करेंगे, खास तौर पे जब हम नौनिहालों की बात करते हैं तो उनके लिए लर्निंग जो है बिल्कुल प्ले की तरह होना चाहिए, खेल कूद की तरह होना चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी हमें प्लान करना पड़ेगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी इस तरीके की हो, उनका मनोयोग भी बढ़े, साथ में संख्या भी इस प्रकार की हो कि ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, छोटी छोटी क्लासेस बनाकर और फिर शिक्षण करवाया जाए ट्रेंड टीचर से, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। मैं नहीं मानती कि सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर देने में या अन्य किसी चीज़ को प्रोवाइड करवाने में कोई कमी है। ये हो सकता है कि गाँवों में शायद उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जितना शहरों में है, तो ऐसी जगह पर डिजिटल शिक्षण का सहारा लिया जा सकता है और साथ में कोई फ्रीलांस टाइप का भी शिक्षण पद्धति अपनाई जा सकती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद इस कमी को हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है जितनी अभी मैंने, क्योंकि सभी एक्सपर्ट को सुना,
बहुत सारी चीज़ों का ताना बाना है इस एजुकेशन सिस्टम को, जहां हम देख रहे हैं कि हम क्यों कमज़ोर हैं। तो हम में पूरा सिस्टम, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई समाज, क्या शिक्षक या सिस्टम, किसकी कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के पीछे? देखिए राखी, जो रिपोर्ट आई है हमको तो लगता है तीनों जिम्मेदार हैं, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में जो रिलेशन हो, या फिर और भी बातें हों। मेरा सिर्फ इस मामले में एक ही कहना है। देखिए, ये शिक्षण पद्धति आज से नहीं है, पुरानी पद्धति भी थी जहाँ पर शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट बहुत हुआ करता था। मैंने अभी चर्चा कर रहा था मैडम से कि भाई पहले तो लेस पेमेंट था, मोर इन्वॉल्वमेंट था, मोर पेमेंट और लेस इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो टीचर की हो जाती है, खास करके बेसिक शिक्षा में। पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा कि उन शिक्षकों को दूसरे कामों में, इतर कामों में लगा देते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी कि उनको पहले जो ज़मीनी स्तर पर, जो निचले स्तर पर, जो प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षकों को पूरा लिबर्टी दी जानी चाहिए। इसके पक्षधर हूँ मैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बिल्कुल सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। ये मांग की जाती रही कि कम से कम शिक्षा पर 6% खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में और भी सारी चीज़ें हैं जिन पर खर्च होता है, लेकिन फिर भी इसके बजट में कटौती होती है। सरकारें जो हैं लगातार प्रयास करती रहती हैं, बड़ा प्रचार प्रसार करती हैं। आपने अभी दिखाया भी, स्कूल चले हम, और तमाम एक साक्षरता मिशन चला था जब देश में साक्षरता की कमी थी। ये सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के चलाने वाले भी लोग और उसको ज़मीनी स्तर पर कहाँ तक पहुँचाते, ये भी जांच का, सोच का विषय है। इसको परखना चाहिए, इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए कि आखिर इनका उपयोग कहाँ हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने मिड डे मील का जिक्र किया कि मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए, बच्चे उसमें आकर्षित होते हैं। लेकिन अक्सर स्कूलों में ये देखा जाता है, जो हम लोग देखते रहते हैं, कि मिड डे मील भी कोई इतना बड़ा प्रभावशाली हो नहीं रहा। बच्चे जो है ज़्यादातर, बहुत सारे बच्चे मिड डे मील खाना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर पूरा कंबाइंड करें तो हमें लगता है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल हो या शहरी क्षेत्र का स्कूल हो। प्राइवेट स्कूलों में लोग अपने बच्चों को, जिनके पास सुविधा हो, भेज देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो वही बच्चे जाते हैं जो गांव के हैं या जो बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे हैं या थोड़ा सा और भी ऊपर है। तो इनको, और इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, आप बताइए कितने, मध्य प्रदेश में मैं बता रहा हूँ लगभग 5 लाख शिक्षक हैं। 5 लाख जो है, इस तरह ये बहुत बड़ा विभाग है, और इससे बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। जहाँ तक शुरुआती शिक्षा का सवाल है, जहाँ तक मैं भी समझता हूँ कि बच्चों को, जो आप पहाड़े की बात कर रही हैं, लैंग्वेज की बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में अगर शुरुआत में ही बच्चों को कम से कम लैंग्वेज और इनकी ट्रेनिंग अगर नहीं मिल पा रही है, तो आगे की टेक्निकल ट्रेनिंग वो कैसे लेंगे, जब उनको पहाड़ा नहीं आता, उनको गिनती नहीं आती। ये जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ समाज पर या परिवार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। परिवार एक परिवेश देता है, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आज वो नहीं है। हो सकता है कि माँ बाप हैं, सिंगल चाइल्ड है या 2 बच्चे हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, ये बात भी है। पहले जैसा नहीं था, हम लोगों के टाइम में तो ये था कि बच्चा आता था, पहले ट्यूशन भी नहीं हुआ करती थी, स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता था, घर में भी उतनी ज़रूरतें नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी नैतिक शिक्षा या जो प्राचीन पद्धति थी या जो गुरुकुल प्रणाली थी, उसके तहत बच्चों को काफ़ी इन्वॉल्व किया जाता था। तो हमें लगता है कि आज की डेट में बच्चों के इन्वॉल्वमेंट की राखी बहुत ज़रूरत है, अगर वो पारिवारिक परिवेश से आते हैं और स्कूली शिक्षा में आते हैं। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं, मैंने नवोदय में देखा कि जो परिवार से बच्चा चला था, और बाकी जिम्मेदारी किसकी होती, विद्यालय की होती। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। आज भी CM राइज स्कूल है, अभी मध्य प्रदेश में सांदीपनी विद्यालय खोल रहे हैं, तमाम चीज़ें सरकार कर रही नवाचार, लेकिन इसके पीछे काम कौन कर रहे हैं, काम करने वाले कौन है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, वहाँ के शिक्षक किस तरह से काम कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को अगर मिलाएंगे तो इस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि बच्चों को 6वीं तक पहाड़ा नहीं आता, आपको 100 तक गिनती नहीं आती, 3री तक, आखिर क्यों? पहले तो ऐसा होता था कि पहली क्लास में अगर गिनती नहीं होती थी, पूरी कर पाता था, तो अगली क्लास में उसको प्रमोट नहीं करते थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारे बीच में एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, इन सारी चीज़ों से रूबरू हैं। यशपाल समिति की रिपोर्ट आई, कितनी लागू हुई? आज जो है, हम किसी ये नहीं कहते कि कौन सी सरकार हम नहीं जाएंगे, पीछे कितना काम किया। राइट टू एजुकेशन पर किस सरकार ने ले आई, आज वर्तमान सरकार ने लगातार कर रही काम, लगातार बच्चों को लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन किन किन बच्चों को बांटे जा रहे हैं? जो कमज़ोर बच्चे, उन तक कहाँ पहुँच पा रही शिक्षा?
गिने चुने जगह बंट रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक लबोलुआब मेरा मानना ये है कि बहुत सारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बट सुविधाओं के अभाव में उसको अवेल नहीं कर पाते हैं, तो उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल चूँकि ये सरकार ने खुद रिपोर्ट जारी किया है, इसलिए सरकार को ही सोचना पड़ेगा, इस दिशा में कड़े कदम उठाना पड़ेगा, और शायद हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस दिशा में काम करे। बिल्कुल। संदीप जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। संदीप जी, सारे प्रयास आपके, सारी योजनाएं आपकी, हर कुछ शिक्षा के लिए जितना बेहतर हो सकता है वो सारे प्रयास सरकार के, फिर आंकड़े भी सरकार के, और सबसे कमजोर निकलते हैं हम और बच्चे, क्यों? जी पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं काफी देर से सुन रहा था ये सब चीजें, मगर मेरा सबसे पहले मानना राखी जी ये है कि सर्वप्रथम जो हम लोगों के सत्यनिष्ठा जो सबसे पीछे है, जो सबसे पहले आगे हुआ करती थी, यहाँ हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे जीवन काल जब हमारा शुरू हुआ, जब हमने पढ़ाई की, तो सबसे पहले सत्यनिष्ठा ईमानदारी थी। वो ईमानदारी विद्यार्थी में भी थी, वो ईमानदारी हमारे गुरुओं में भी थी, और वो ईमानदारी विद्यालय में भी थी और सरकारों में भी थी। मगर कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे ये आगे समय बीतता जा रहा है, लोग झूठे हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं विद्यार्थी, उसका परिवार और संस्कार, ये सब चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। परिवार आज, जैसे कि एक शिक्षक बोल रहे थे कि बच्चों को जरा भी कुछ कहते हैं तो उसका परिवार आता है, और वो सच में मैंने देखा है, सुना है, वो लड़ने आता है, और वो पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करता है कि मैं इसकी FIR करा दूं, शिक्षक की ये करा दूं, वो करा दूं। मगर कहीं ना कहीं शिक्षक भी ऐसे हो गए जो बच्चे के साथ इस तरह का उत्पीड़न करते हैं जो शोभा नहीं देता। तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है हर चीज का। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, जो भ्रष्टाचार है ये हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है। वो हर चीज में हो, शिक्षा में नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर हम ना उसमें कामयाब हो पा रहे हैं, और ना हम उस चीज को अच्छे से, उसे सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। रही शिक्षकों की बात, मैंने खुद देखा है, शिक्षक तक लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, या जो इतिहास के छोटे छोटे सवाल हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें राष्ट्रगान नहीं पता, राष्ट्रगान क्या है। तो संदीप जी, उन्हें ये उनकी नहीं पता भर्तियां कि कौन कर रहा है? उनकी भर्तियां भी तो सिस्टम कर रहा है। वहीं पे आ रहा हूं मैं राखी जी, कि मैं आपको बता रहा हूं, ये भ्रष्टाचार अब से नहीं है, ये भ्रष्टाचार सदियों से चला आ रहा है। और ये हमारे लोगों की, मैं बहुत स्पष्ट इस बात को कह रहा हूं, आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, ये हमारे लोगों की, जो हम सब लोग हैं, चाहे राजनीति में हैं, चाहे डिपार्टमेंट में हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे विद्यालय हैं, इनकी नसों में घुसा हुआ है, और ये आसानी से निकल नहीं रहा है। अब आप ये देखिए कि यदि एक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए, एक जिसे कहते हैं हम कि खाद्य पदार्थ, उसे भी गलत बेच सकता है, तो शिक्षा प्रणाली तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुर्भाग्य, या किसी भी देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य भ्रष्टाचार है, और कोई भी सरकार है वो उसे खत्म नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि जो ये भर्ती हो रही है, जिसे आप अपने अभी बोला भर्ती, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जो हम लोगों का ये क्या बोलते हैं इसे, कि किसी भी मेरिट में किसी SC को लेना, किसी OBC को लेना, मतलब उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उसका उसकी जाति से लेना देना है। यदि वो फलानी जाति का है तो उसे उसके मेरिट के आधार पर उसे, चाहे वो 50% का व्यक्ति हो और वो 95 का हो, तो 50 वाले को उसके 95 के सिर पे पढ़ा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और यही कारण है जो मंद बुद्धि है, जिनमें कम समझ है, जो उस स्तर के नहीं है, वो शिक्षक बन जाते हैं, और जो उस शिक्षक के हैं, जो स्तर के हैं, जो शिक्षक हो सकते हैं और बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और उन्हें वो जॉब या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। मेरा मानना यह है कि जब तक ये आरक्षण का मुद्दा मेरे हिसाब से इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो आप पुलिस विभाग में देखिए, चाहे वो आप शिक्षा में देखिए, किसी में भी, क्योंकि एक पढ़ाई वाला बच्चा जिसकी सद्बुद्धि, जिसकी बुद्धि इतनी तेज है कि वो अपनी शिक्षा में एक स्तर तक छू पाया, एक ऐसे मुकाम पे पहुंच पाया तो उसने 95, 99, 94, 96 अचीव किया, और उसने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं अब संदीप जी, लेकिन संदीप जी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, बट इसलिए बोल रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कि जो तीसरी कक्षा का छात्र है, या पहले जो पहली कक्षा के बच्चे होते थे, आज जो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उनको पहाड़े नहीं आ रहे हैं। यहाँ कहाँ आरक्षण है सर? यहाँ तो आप पहले उसको इस तरह से समझिए कि क्या वो टीचर नहीं बता पा रहा
क्या वो बच्चा नहीं समझ पा रहा, ये तो सब सेकेंडरी आया कि हम आगे जाएं और उस पर आरक्षण लाएं और बड़े बड़े आगे तक पहुंचने की बात करें। हम बेसिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम वहां कमजोर हैं। आंकड़ों से तो ये पता चलता है। तो जब बेसिक शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं तो हम कहाँ उसको आगे बढ़ाएंगे? मेरी बात से शायद जो जहाँ सब लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, वो सहमत होंगे। ये जो स्तर है जहाँ पे ये परसेंटेज के आंकड़े आते हैं कि इतनी क्लास का बच्चा, और ये गिनती नहीं आ रही तीसरी क्लास के बच्चे को या छठी क्लास के बच्चे को 10th का पढ़ा नहीं आ रहा। मैं आपकी चैनल पे डंके की चोट से कहता हूं, ये जो परसेंटेज है सरकारी स्कूलों का है। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे तीसरी क्लास पे जाने के बाद उसे गिनती नहीं आती होंगी। क्यों? तो सर योजनाएं तो सबसे ज्यादा सरकार चला रही है। सरकार तो आजकल कितनी चीजें कर रही है। आप लोग खुद कहते हैं कि अभी आप देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं संदीप जी जहां के रिजल्ट अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने सिखाने की मंशा होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स की होती है, कुछ शिक्षकों की होती है, स्कूलों की होती है। इसके बाद जब कुछ नहीं होता तो पेरेंट्स तो है ही। तो कोशिश से तो चीजें होंगी ना। हम सिर्फ ये कह दें कि नहीं सिर्फ सरकारी, तो आंकड़े तो सर आप लोग इतनी चीजें कर रहे हैं उसके बावजूद हम फेलियर हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने भी उन्हें पढ़ाया है। आप विश्वास मानिए कि पहला, मैं व्यापारी भी हूं, एक बिजनेसमैन आता हूं। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में अपनी बिटिया को एडमिशन कराया और आप यकीन मानिए 3 से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो मुझसे कहती हैं वहां की टीचर कि सर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने आपके स्कूल में अपनी बिटिया को एडमिशन कराया, आपका पढ़ाने का जुम्मा है उस पर, आप मुझसे कह रहे हैं जो नर्सरी में बिटिया है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, पीछे रह जाएगी। तो आप ये देखिए कि प्राइवेट स्कूलों का स्तर क्या है कि वो चाहते हैं कि माँ बाप जो एक बिजनेसमैन है जिसे सुबह का नहीं पता और अपनी रात का नहीं पता, या एक राजनीति में है जो दो काम कर रहा है, मगर स्कूलों के भी ये हाल है, चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट में क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं बच्चे पे। तो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ तरीका नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि अपने आप को ऊपर दिखाना है, चाहे वो अभिभावक हो वो अपने को ऊपर दिखाते हैं कि हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, शिक्षक हो वो अपने को ऊपर दिखाते हैं, मगर ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एक स्कूल का उदाहरण देता हूँ, सरकारी स्कूल जिसे हम केंद्रीय विद्यालय के नाम से जानते हैं। एक प्रिंसिपल उस विद्यालय में अभी आए 2 साल पहले, और आप विश्वास मानिए मेरी बिटिया आज स्कूल में पढ़ती है 11th क्लास में। मैंने ऐसा प्रिंसिपल अपने जीवन में नहीं देखा जिन्होंने आते ही एक स्कूल को इस तरह का माहौल बना दिया। केंद्रीय विद्यालय में गाजियाबाद की बात कर रहा हूं कि वो प्रिंसिपल बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन सभी बच्चों से मिलने उनके सेंटर पे आते हैं, उनसे अच्छे से बातें करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप निश्चित रह के एग्जाम दीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल हो, टीचर हो, ठीक है, अभिभावक हो, सबको एक साथ मिलकर ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। अभिभावक को ये समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा यदि स्कूल में जाता है और उसे प्रिंसिपल या टीचर डांट रहा है या उसका अध्यापक डांट रहा है तो समझना चाहिए, बल्कि उसे ये फेवर करना चाहिए। देखिए कोई यदि मानसिक या ऐसा शारीरिक कोई कष्ट देता है समझ में आता है, मगर क्या एक अध्यापक अपने बच्चे को डांट नहीं सकता, एक गुरु अपने बच्चे को डांट नहीं सकता? और मैं कह रहा हूं अच्छे से नहीं डांट सकता, क्या डांटना चाहिए उसे, और हमें उसका फेवर नहीं लेना चाहिए एज ए अभिभावक। हमें कहना चाहिए बेटा आपने गलती की है तो आपको इसकी सजा मिली है। मगर होता क्या, यहाँ अभिभावक क्या कर रहे हैं, उनसे लड़ने पहुंच रहे हैं, उनकी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। देखिए संदीप जी, एक बात तो साफ हो गई, चाहे समाज हो, चाहे शिक्षक हो या सिस्टम हो, जिम्मेदार तो सब लोग हैं, सबकी भागीदारी होती है। लेकिन मुझे लगता है जितनी सुविधाएं सरकार दे रही है, जितनी चीजें हो रही हैं, बेसिक शिक्षा ही यदि ये आंकड़े दिखाते हैं, छोटी सी चीजों से आप नहीं सिखा पा रहे हैं, तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। आगे चल के तो आप पढ़ेंगे करेंगे, लेकिन जो एक सपने हैं ना आगे जाके भारत के और युवाओं को लेके, वो तो पूरे तभी होंगे ना जब हम यहाँ से चीजों को सिखाएंगे। ये तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के किसी बच्चे से 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लीजिएगा, मैं सारे बच्चों की बात नहीं करती, लेकिन सर्वे तो दिखाते हैं चौंकाने वाले। आज 21 लाख लोगों की बात हो रही है, कल ये आंकड़ा और बढ़ेगा, तब ये रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमारे लिए शर्मिंदगी जैसा होगा कि हमारे यहाँ का 6th का बच्चा टेबल नहीं जानता। देखिए इस चीज को हमको डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। संदीप जी 1 सेकंड रोकूंगी मैं। शिवानंद जी हाँ जल्दी से बोलिए। मैं अभी एक जिलाधिकारी ने एक मीटिंग रखी जिसमें एक बच्चों को प्रोत्साहन के लिए बुलाया। आप विश्वास मानिए स्कूल है यहाँ गाजियाबाद में, उसका नाम भी ले लूं, मुझे कहने वाली नहीं है, महर्षि दयानंद स्कूल। आप ये मानिए 20 बच्चों को प्रोत्साहित करना था, 20 बच्चों को उन्हें गिफ्ट देना था। तो उस स्कूल के 10 से 11 बच्चे 10th क्लास में अपने क्षेत्र में नंबर 1 आए। आप ये देखिए कि स्कूल का कितना बड़ा
फर्क पड़ता है, उस मैनेजमेंट का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, और वहां के पढ़ाने वाले अध्यापक का कितना फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं कि एक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल कैसे हैं, उसके अध्यापक कैसे हैं, उसमें मैनेजमेंट किस तरह का रोल ले रहा तो है। संदीप जी, मैं वही बात कह रही हूँ, अभी 21 लाख लोगों की बात हो रही है, बाद में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आज जो टॉप कर रहे हैं वहां पे हम क्रेडिट बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को, सबको दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को गिनती ही नहीं आ रही, जिन लोगों को टेबल ही नहीं आ रहा, जिन्हें क ख ग घ ही नहीं आ रहा, उनका क्या करेंगे? वो नौनिहाल बढ़ेंगे कैसे? उनका उद्धार कौन करेगा? टीचर्स को ही नहीं पता। हम उस जगह पे बात कर रहे हैं ना, हम उस जगह पे बात कर रहे हैं। अब एक सेकंड रुकिएगा, शिवानंद जी, शिवानंद जी, जी राकेश आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, हम क्यों कमजोर हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, इसमें सब पैनलिस्ट को, राकेश जी आपको गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी बात राकेश जी, ये जो चल रहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का जो बजट है, समझो बजट जो आ रहे हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिशियन का बड़े मायने पे, और बिजनेसमैन, रिलायंस हो, अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, इनके भी स्कूल चल रहे हैं, और बड़े मायने में इसमें एक बिजनेस बना हुआ है। इसमें जो जिला परिषद, पंचायत समिति, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी अन्य जो रूरल या शहरी में जो गरीब बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, माँ बाप का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि पेट भरने का उनका कोई बिजनेस नहीं, डेवलपमेंट नहीं, रोजगार नहीं है, और बड़े बड़े मायने में फी आज सर्वसामान्य गरीब कोई प्यून भी अगर फी भरना है तो 20,000 रुपए साल का भरना पड़ता है, और अगर फी नहीं भरा तो एग्जाम को बिठाना नहीं देता है। राकेश जी, ये दुर्भाग्य है। ये शिक्षक भी और उधर का प्रिंसिपल या चेयरमैन बोलता पहला फी जमा करो, उसके बाद ही एग्जाम बिठाते। ये शर्म आना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार को हम रिक्वेस्ट करेंगे, या कोई भी स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करके इसमें संदेह लेना जरूरी है। साक्षरता मुहिम के नाम पे बड़े मायने में भ्रष्टाचार होता है, कोई भी साक्षरता नहीं हो रहे, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार टीचर बन के बैठे हैं, किसी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है। मुंबई हो या पुणे हो, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, पुणे एजुकेशन हब है, ऑटो हब है, पुणे IT हब है। देखिए एजुकेशन हब में देखिए खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है। सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बिल्डर वो जगह रिजर्वेशन करके अपने कब्जे में लेके बैठे हैं। बच्चे खेलना है तो कहाँ खेलना है, और इतना प्रेशर बना के रखे है। प्ले ग्रुप से पहले से LG से या सीनियर KG, जूनियर KG, उसके लिए भी लाख रुपए फी जा रहे हैं, और ऑटो रिक्शा अलग, बस अलग, स्कूल ड्रेसेस भी उसमें भी फैसिलिटी हो रहे, बुक भी इधर से लेना है, ड्रेस भी यही लेना है। इस तरह से एजुकेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसमें इंटरफेयर ज्यादा मायने पे हो रहे हैं, पूरा इसका मार्केटिंग चल रहा है। और जिसका अभी रिलायंस का देखिए साल का 90 लाख फी है, रिलायंस अंबानी का। आप ही देखिए गौर गरीब कहाँ सीखेंगे। और हम यहाँ बैठ के चाइना और जापान का बात करें, जापान और चाइना इंडिया के लोक संख्या के हिसाब से एजुकेशन नहीं हो रहे हैं। पहला जो शिक्षक था, जो प्रोफेसर थे या टीचर थे, पूरी तरह से उनका कमांडिंग था, एक कंट्रोल था। शिक्षक बोलते, माँ बाप को बोलते, अरे बच्चे की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? पुणे में एक एग्जाम्पल देता हूँ, चाटे क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चॉपर लेके घूम रहे हैं, वो कोचिंग लेने वाला प्रोफेसर, प्राध्यापक, और वही आदमी एजुकेशन खोल दिया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया, बड़े बड़े डोनेशन लेके बना रहे, अपना दुकान चल रहे सब अपने। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कांग्रेस का कद्दावर लीडर हूँ, लेकिन ये हकीकत है। मैं 100% बोलता हूँ, इसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी पार्टी अपने दुकान चला रहे, ये दुर्भाग्य है। और 1 लाख करोड़ 28,000 लाख बिलियन जो फंड्स आता है, जिला परिषद पंचायत समिति तक 22% ही पैसा मिलता है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है हर जगह पे। टीचर के ऊपर भी एक टीचर होता है, उनका भी एक विनिंग होता है। रूरल में बसेस नहीं है, स्कूल बुक लेने की परिस्थिति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ बदल सकता है सर। बोल रहे सर सब कुछ बदल सकता है। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा, लेकिन बदलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन शिवानंद जी, थोड़ा मुश्किल है। 1 से 99 तक की गिनतियां तो उसी क्रम में रहेंगी सर। ऐसा तो नहीं है कि जो अंबानी के स्कूल में जाएगा वो 199 के बीच को ऊपर नीचे करके पढ़ लेगा। सरकारी स्कूल वाला भी ऐसे ही पढ़ेगा, प्राइवेट वाला भी ऐसे ही पढ़ेगा। बात पढ़ाने की क्षमता की और फैसिलिटी मिलने के बाद इन आंकड़ों पर गौर करने की है कि हम पीछे क्यों हैं, हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार पेरेंट्स। किसी ने बोल दिया कि ज्वाइंट फैमिली रहे तो थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, या अंकल हो, या बुआ, वो भी नहीं हो रहे। दोनों भी जॉब पे जा रहे, वो कब आ रहे, कब जा रहे, क्या खाना खा रहे, किसी को ध्यान नहीं है। आप बेटा रो मत, चॉकलेट दे दो उसको, खाना फूड प्रोटीन ठीक से नहीं दे रहे, उसको हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं हो रहे, प्रेशर आ रहे। कितने बच्चे मेंटल केस हुआ है, इसलिए उनको एक देखिए, कोई भी स्कूल में बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटी नहीं मिलता है। और टीचर अगर कुछ कंप्लेन किया, टीचर के ऊपर एक्शन होता है, पर एक्शन के ऊपर बच्चे को कुछ हुआ तो पेरेंट्स आके फाइट करते हैं, फिर लॉयर आते हैं, फिर स्कूल पे तोड़फोड़ होता है, गलत मिसयूज होता है, FIR पुलिस में FIR होकर स्कूल का नाम बदनाम होता है। तो इस वजह से सब जगह दब के बैठे हैं, कोई भी खुल के बात नहीं कर रहे। देखिए शिवानंद जी, मुझे सभी लोगों को सुनने के बाद जो मूल रूप से प्रश्न था, राखी जी, जहाँ चाल पे इतने लोग आके बैठ रहे हैं, ये अपने अपने हिसाब से वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे कि इधर ये भ्रष्टाचार हो रहे, इधर ये हो रहे। क्योंकि कोई भी किसी का स्कूल का नाम, अंबानी का नाम मैंने अगर स्कूल का लिया, कल अंबानी का नोटिस मेरे ऊपर आएगा। केंद्रीय विद्यालय बोल रहे, केंद्रीय विद्यालय में भ्रष्टाचार बहुत बड़े मायने में है। देखिए, सीखने वाला और सिखाने वाला और सुविधाएं देने वाला, मैं तो इस चर्चा से यही अभी सबको सुनने के बाद देखी हूँ, यदि मैंने कहा ना, समाज, शिक्षक और सिस्टम, यदि तीनों ही जिम्मेदार हैं तो फिर वर्कआउट करने की तो जरूरत है ना, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से भूपेंद्र जी एक कंक्लूजन निकाले, तो एक बहुत जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। राखी जी, 1 मिनट मेरे को जरा बोलने दीजिए। बिहार में प्राध्यापक खान सर है, 1 रुपीज भी नहीं लेता है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में IAS IPS एजुकेशन देता है, उनके ऊपर 3 बार फायरिंग हुआ है। गवर्नमेंट कौन सा उनको सिक्योरिटी दिया बताइए? जिन्होंने फ्री में एजुकेशन देके उनको अच्छे तरह से गाइडलाइंस, उन्होंने IAS IPS बनाया, IRS बनाया, इंडियन फॉरेन सर्विस दिया, उनके ऊपर फायरिंग होता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले जो प्राइवेट IAS IPS जो शिकार है, वो लोगों को पेट में दर्द हो रहे हैं। ठीक है, ये फ्री में हो रहा है, इधर पैसा जल्दी से बड़े मायने में हो रहे हैं। ये मार्केटिंग बंद होना चाहिए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अनम्यूट करिए। हाँ, राखी जी, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शिक्षक को प्रामाणिकता विद्यार्थी देखता है और विद्यार्थी को प्रामाणिकता शिक्षक देखता है। ये दोनों की जो रिश्ते हैं और जो दोनों की समर्पण और उनका भाव है, वो कम हो रहा है। आज जो हमने छोटी छोटी कमियां बताई हैं, वो बड़ी करके एक कंपाउंड कमी बन गई, जिसके कारण शैक्षिक, मैं आपको बताता हूँ, ये आज हम बात कर रहे हैं, उनको पढ़ाने नहीं आते। मैं तो विद्यालय में पढ़ाया हूँ, मुझे पता है कि वहां प्राइमरी शिक्षा में उस समय भी नहीं आते थे। 9वीं के बच्चों को गुणा करना नहीं आता था, उनको शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता था। लेकिन जब हम आज शिक्षक हैं, हम आज गुरु पूर्णिमा है, हम जब अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि हमें शिक्षक विद्यार्थी प्रमाणित करके हम शिक्षक हैं, और शिक्षक ये प्रमाणित करेंगे विद्यार्थी हैं, ये एक मूल तत्व है। इस मूल तत्व से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं, बाकी सब चीजें तैयार हो। क्या आप देखिए उस समय क्या, जब गुरुकुल की शिक्षा थी, क्या इस तरह से नहीं था क्या? ठीक है भूपेंद्र जी, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं रोकूंगी, और मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी। अखिलेश जी अपनी बात रखिएगा बहुत जल्दी से। मैं केवल 3 चीजें इसमें कहना चाहूंगा जिसको हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो शिक्षक पद्धति, शिक्षण पद्धति। अभी एक उदाहरण बताऊं कि बिहार में एक सुपर 30 है, उसने कहां से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसने छात्रों को बताया मगरमच्छ झपटा, मतलब एक तरीके से इंटरेस्टिंग टीचिंग का पद्धति टीचर्स को करना पड़ेगा। मगरमच्छ झपटा मतलब पहला जो शब्द है वो हर स्टेट का है कि कर्क रेखा। सोशल मीडिया में जो बच्चे, सोशल मीडिया पैदा होते ही सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। दूसरा, आज गुरु पूर्णिमा है, मैं शिक्षक हूं और मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, भारतवर्ष की कार्य संस्कृति एक बहुत बड़ी समस्या है।
वो चाहे प्राइमरी स्कूल की है चाहे हायर एजुकेशन। मैंने तो केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहा, तो मैंने जो महसूस किया कि भारतवर्ष की जो कार्य संस्कृति है उसको जब तक हम शिक्षक उसको ध्यान नहीं देंगे, हमारी कार्य संस्कृति जो है बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है अखिलेश जी, समय की सीमा है। दीप्ति जी बहुत जल्दी से कंक्लूजन आपका भी छोटा सा। मेरा वर्जन तो यही है, जैसे मैंने मेरे सहवक्ताओं की भी बातें सुनी, बातें उन्होंने काफ़ी बताई लेकिन ओवरऑल सिस्टम की बताई। लेकिन अभी हम रिपोर्ट पे फोकस करें अगर, तो जो पहाड़े नहीं आते, गिनती नहीं आती, तो मेरा ये कहना है कि बाल मनोविज्ञान को समझते हुए कैसे उनकी लर्निंग को अच्छा बनाया जा सके, इस पे शायद हम टीचर्स को ट्रेंड करें फोकस होकर, तो शायद हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और जहाँ बहुत आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़े जोड़े जा सकते हैं। लेकिन लर्निंग एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभी भी मैं अपने पहले ही वाले वाक्य पे स्टिक करूंगी। उस मनोविज्ञान को बच्चों के साथ टीचर को जुड़ना है। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी छोटे छोटे लेवल के जो शिक्षक हैं, स्कूल के लेवल के जो शिक्षक हैं, उन्हें रुचिकर करना चाहिए और शायद उनका भर्ती करते समय एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए कि वो कितना रुझान रखते हैं इसमें, तो शायद हम कुछ गुणात्मक काम परिवर्तन ला सकें। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी, जहाँ तक अभी जैसे शिक्षकों की बात हुई है, मैडम ने कहा एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जो आदमी जिस पेशे में आ रहा है क्या उसका उधर रुझान है या फिर नौकरी करने आता है, ये भी देखना होगा। हमें लगता है कि बेसिक लेवल पर जो एक तरह से प्राथमिक शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत सरकार को है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो उनके बीच में एक तरह इंटरेक्शन होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो इतर हैं। हमें लगता है सरकार बजट देती है, तमाम चीज़ें देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की जो बाकी भ्रष्टाचार का मामला ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, ये तो नैतिक शिक्षा की हम बात करते हैं कि शुरू में पढ़ाया जाना चाहिए। पहले तो नैतिक उनको होना चाहिए जो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे इनको नैतिक रूप से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये व्यवस्था तभी सुधर पाएगी जब सारे लोग मिल के प्रयास करेंगे। ये कोई एक तरफा सोच नहीं राखी जी। बिल्कुल। शिवानंद जी और संदीप जी प्लीज वापस नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। राखी जी सर समय बहुत हो गया, समय बहुत हो गया। चलिए जल्दी जल्दी से बोलिए। एक मिनट शिवानंद जी, मैं एक साथ नहीं सुन पाऊंगी, रुकिए। हाँ संदीप जी जल्दी से कंप्लीट करिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सभी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मेरा ये कहना है कि सब लोग ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से अपना काम करें, तो ये हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। सर ये मैसेज सरकार तक आप अच्छा पहुंचा पाएंगे? ये हर नेता आप ही को पहुंचाना है। हर नेता पे भी ये इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में अपनी सीट पे बैठ के एक ईमानदारी से देश को चलाए। ठीक है शिवानंद जी, चलाए और अपने शिवानंद जी जल्दी से। देखो राखी जी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी छोटे बच्चे के ऊपर बहुत बड़े झगड़ा चल रहे, थप्पड़ मार रहे। ये कानून कहाँ जा रहे हैं, संविधान कहाँ है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैसेज देखो, बच्चों को एजुकेशन, अनुभव, नॉलेज मिलना चाहिए। देखो आपसे मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, हम महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर के कर्मभूमि में ऐसा होना गलत है। और हिंदी भाषा का उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने पीछे ले लिया और इसके ऊपर दो गुट में झगड़ा चल रहे, पुलिस केस हो रहे। ये शर्म की बात है, ये निंदा करता हूँ मैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ये ऐसा होना, ये बहुत दुख की बात है। मैं सच्चाई से बात कर रहा हूँ। मगर महाराष्ट्र में तो ये होता रहा है सर पहले से ही। चलिए अब आप लोग राजनीतिक रूप से चले गए, अब आप लोग हिंदी और मराठी पर आ गए, लेकिन हम बात शिक्षा और बच्चों की करते हैं। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए समझना पड़ेगा और इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों से कंक्लूजन निकला है कि जिम्मेदार सब अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें इस चीज पर जोर देना होगा, समझना होगा कि जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, जो एक लाइन तय की गई है उस शिक्षा को बढ़ाने की, आगे नौनिहालों के उद्धार करने की, उस पर हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि हम कमजोर हैं तो किस किस चीज को आगे बढ़ाना है? बहुत सारे सुझाव के रूप में बातें आई हैं, उसको इंप्लीमेंट करना होगा, तभी शायद एक अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में हमें मिलेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।